नहीं, आप एक सर्विसमैन होने के बावजूद आपका राइट तो मेरे हिसाब से नहीं बनता कि आप इलेक्शन लड़ सकें, तो फिर राजनीति कौन करेगा, ये सरपंची लड़ेगा कौन? मैडम दीक्षा जी को अगर इस गांव ने अच्छा प्यार दिया, अच्छा सम्मान दिया, तो सबसे पहले प्रायोरिटी क्या रहेगी आप लोगों की कि किस तरीके से विकास को शुरुआत किया जाए गांव की तरफ? गरीब बच्चे हैं जो, उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिले, जी वो कुछ कर सकें अपने लिए। पढ़ाई के ऊपर वो अच्छी तरह ध्यान दे सकें। सर, वो कहाँ से होगी एफटी वो, क्योंकि गांव की इनकम तो आपकी नील है बिल्कुल। हाँ जी, एफडी मैं कोशिश करूँगा सीएम फंड से, विधायक फंड से कुछ फंड लाने की, 5 लाख 10 लाख जितना मुझे मिलेगा उसके अंदर से हर साल बेटियों के नाम 20,000 रुपये करूँगा जो बेटी नया जन्म लेगी। जी सर, मुझे यहाँ पे इस गांव में बहुत ही ज़्यादा महिलाओं के प्रति असुरक्षा देखने को मिल रही है। जी मुझे बहुत ही ज़्यादा फील होता है कि हम इन लड़कियों के लिए कुछ कर सकें। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं उज्जवल हरियाणा न्यूज़। हर खबर आप तक साथी हूँ मैं, आपका दोस्त जोनी सिरसवाल। आज आपको लेकर के आया हूँ जिला मोहाली के गांव हिमायतपुर में। हमारे साथ जुड़ी हैं मैडम सरपंच पद की भावी उम्मीदवार दीक्षा जी और उनके हस्बैंड गुरविंदर सिंह जी। आइए बातचीत करते हैं। महिला हैं, महिला होने के नाते क्या सोच लेकर के राजनीति में आए हैं, किन किन एजेंडों पे कार्य करेंगे और विकास के प्रति बात करेंगे, कितनी सोच रखते हैं गांव के प्रति, गांव के हक में। सबसे पहले मैडम आपका स्वागत है हमारे चैनल उज्जवल हरियाणा में। जी सर, धन्यवाद करूँगी आपका बहुत ज़्यादा कि आप हमारे यहाँ हिमायतपुर में आए और हमारा इंटरव्यू लिया। जी मैडम, सबसे पहला सवाल, आप एक महिला हो, महिला होने के नाते सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि आपकी ये राजनीति सोच कहाँ से आई, कहाँ से प्रेरणा मिली कि राजनीति में आना जरूरी है? जी सर, मुझे यहाँ पे इस गांव में बहुत ही ज़्यादा महिलाओं के प्रति असुरक्षा देखने को मिल रही है। जी मुझे बहुत ही ज़्यादा फील होता है कि हम इन लड़कियों के लिए कुछ कर सकें। जी लड़कियों को बाहर जाना पड़ रहा है, यहाँ पे स्कूल होते हुए भी जी इनको दूर जाना पड़ रहा है, रानी माजरे जाना पड़ रहा है, अंडेसरा जाना पड़ रहा है, जहाँ पे यातायात की कोई भी सुविधा नहीं है। और यहाँ पे डिपर चलते हैं, अंडेसरा रोड है जो, यहाँ पे डिपर चलते हैं, बच्चों को बहुत ही असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे बिल्डिंग जरूर है हिमायतपुर में, लेकिन वहाँ पे 12th तक का स्कूल नहीं है। तो मैं चाहती हूँ वहाँ पे स्टाफ आए और यहाँ 12th तक का स्कूल बने। और यहाँ पे जो कोर्स है नॉन मेडिकल और ये कोर्स कॉमर्स, ये भी यहाँ पे आना चाहिए ताकि गरीब बच्चे हैं जो, उनको भी आगे पढ़ने का मौका मिले, जी वो कुछ कर सकें अपने लिए। मैडम, अगर बात करें यातायात की, आपने बात की है, और इसके अलावा हम अगर बात करें स्वास्थ्य सेवाओं की, आपके गांव में स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं? सर, मेरे हिसाब से तो कुछ खास नहीं है, क्योंकि जब से मैं आई हूँ तो मेरे सामने कई ऐसे लोग रह चुके हैं जो बीमार हुए हैं, लेकिन उनके मतलब कि कोई भी उनको फैसिलिटी नहीं दी गई है, ना सरपंच की तरफ से दी गई है, किसी की भी तरफ से। बंदा बीमार है घर में, लेकिन उसको ये वो ढूंढेगा कि हम जाएंगे इसमें। तो मैं ये बोलना चाहूँगी सर, यहाँ पे डिस्पेंसरी है ज़रूर, लेकिन उसमें कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पे एक एम्बुलेंस होनी चाहिए जो टाइम टू टाइम, अगर इस घर में पेशेंट बीमार है तो उसको हम एम्बुलेंस को बुलाएं और वो उसको टाइम टू टाइम इलाज के लिए लेके जाए। अब यहाँ से डेरा बसी है, वहाँ पे जाना पड़ता है, तो उसमें हम तब तक उसको कॉल करेंगे तब तो उसकी बीमारी और बढ़ जाएगी। ये है कि हम यहाँ पे बीमार है तो हम डिस्पेंसरी पे कॉल करेंगे, वहाँ से एम्बुलेंस आएगी, वो पेशेंट को उठा के लेके जाएगी, तब तक उसका इलाज हो चुका होगा। यानी कि फर्स्ट ट्रीटमेंट शुरू की जाए। जी, फर्स्ट ट्रीटमेंट को शुरू हो चुका होगा। जी, तो सर सबसे पहले आपका भी मैं स्वागत करूंगा अपने चैनल में। और नमस्कार जी, मेरा सबसे पहला सवाल यही रहेगा आपसे भी कि आप एक सर्विस पे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयड हो आप, और जैसा कि गांव में एक माहौल बना हुआ है, क्या कहेंगे आप, अफवाह है या कितने रियलिटी है इस बात में कि सरपंची आप लड़ रहे हैं? आप एक सर्विसमैन होने के बावजूद आपका राइट तो मेरे हिसाब से नहीं बनता कि आप इलेक्शन लड़ सकें, तो फिर राजनीति कौन करेगा, ये सरपंची लड़ेगा कौन? सर, जैसे ये तो अफवाह है कि मैं सरपंच की इलेक्शन लड़ूंगा। मैं जब से मेरी वाइफ आई है, मेरी शादी को 5 साल हो गए, इन्होंने मेरा पूरा साथ दिया है, मेरी बात को समझा भी है। मैंने गरीब बंदों के, जिनको ज़रूरतमंदों की मैंने आवाज़ उठाई है, उनके लिए काम भी किए हैं, तो मेरी वाइफ ने मेरा पूरा साथ दिया है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैंने आज तक बहुत सरपंच, मेरी उम्र 32 साल हो गई, मैंने ऐसा कोई सरपंच नहीं देखा कि जो गरीब बंदे के साथ डट के खड़े। तो मैं खुद काम कर रहा हूँ, हमें काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर सरपंच अच्छे काम करता गरीब बंदों के लिए। देखो वैसे तो काम हो रहे हैं, पर जो जिसकी ज़रूरत है वो नहीं हो रही। तो मैं अपनी वाइफ को मैंने बोला कि आप सरपंची के इलेक्शन लड़ो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा और तुम मेरा साथ देना, तो हम अपने गांव का सुधार करेंगे दोनों मिलकर।
यानी कि इसके पीछे क्या है, एक सेवा भाव है या फिर कुछ और है? सर इसके पीछे सेवा भाव है। हम देख रहे हैं कि कोई कोई खास काम नहीं हो रहा है, जो जिसे चाहते हैं गरीब बंदा जिसे खुश हो, ज़रूरतमंदा खुश हो, ज़रूरतमंद आदमी, पर वो काम नहीं हो रहा। तो इसलिए मैंने सोचा है कि ये अब अगर कमांड हाथ में होगी तो हम लोगों का भला कर सकते हैं। ऐसे बोलने से मैं भी नहीं कुछ कर सकता और ना कोई और कर सकता, तो इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। पावर बाई चांस आप लोगों को मैडम दीक्षा जी को अगर इस गांव ने अच्छा प्यार दिया, अच्छा सम्मान दिया, तो सबसे पहले प्रायोरिटी क्या रहेगी आप लोगों की कि किस तरीके से विकास को शुरुआत किए जाए गांव की तरफ? सर मेरा सबसे पहले रहेगा बेटियों के लिए। जी। जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है, एक गरीब आदमी भी चाहता है मेरी बेटी का ब्याह अच्छे पैलेस में अच्छी जगह हो और उसके लिए मैं अच्छा पैसा खर्च सकूं, पर उसके पास वो पैसा खर्चने के लिए नहीं है। तो मैं चाहता हूं अपने गांव में एक मैरिज हॉल, HD मैरिज हॉल बढ़िया मैं बना सकूं। अपने MLA साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, CM साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा मुझे मैरिज हॉल बना कर दे दे गांव में कि उसके अंदर जो पैसे वाला व्यक्ति है वो भी सोचे मेरी बेटी की शादी यहाँ हो, तो एक गरीब आदमी भी खुश हो और बेटी भी खुश हो, उसका परिवार भी खुश हो। इससे पूरे जो गांव के मीडियम वर्ग है, जो गरीब वर्ग है और जो अमीर वर्ग है उसको भी थोड़ा फैसिलिटी मिले। ये बहुत ही बढ़िया होगा अगर ऐसा काम हमने किया और हम करेंगे, हमारे दिमाग के अंदर है ये चीज़। अभी कुछ टाइम पहले गांव में कोरोना के बाद गांव में डेंगू भी एक कोरोना का रूप लेके आया था, कोरोना का रूप लेके आया था, जिसमें गांव में बहुत सारी डेथ हुई है, बहुत सारे घर उजड़े हैं। जिसमें क्या कहेंगे कि क्या कारण रहे हैं, कि असुविधा का कारण था या फिर स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ पर ऊपर नहीं पहुँच पाई? सर मैं कहूँगा स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ है, पर डिस्पेंसरी है पर प्रॉपर मिल नहीं पाई। जो चीज़ चाहिए थी वो मिल नहीं पाई। यहाँ पर जिस हिसाब से हर दिन 2 डेथ तो हो रही थी सर, 1 महीने के अंदर हर दिन 2 डेथ हुई यहाँ पे, तो उसके लिए कोई एम्बुलेंस नहीं लगाई गई, किसी ने कुछ लिख के नहीं दिया ऊपर, कोई किसी से रिक्वेस्ट नहीं की। तो मैंने अपने दिमाग में सोचा, मैं घर पड़ा था कि इसके लिए कुछ किया जाए। सबसे पहले मैंने क्या किया, डेंगू को जो ख़त्म करने वाली स्प्रे होती है वो मैं दुकान से लेकर आया और अपने आप 2-4 दोस्त तैयार किए पंप के साथ। अपने आप पूरे गांव में जो ज़्यादातर गरीब बंदे थे, जहां ज़्यादा लार्वा फैल रहा था, मैंने वहां स्प्रे की। खुद अपने आप पंप उठाया और मेरे जो दोस्त हैं 4 बंदे, उन्होंने मेरी हेल्प की। इसके अंदर बहुत कुछ देखने को मिला। बहुत लोग अपने घर छोड़ के जाने के लिए तैयार हो गए थे यहाँ से, पर अब परमात्मा ने फिर भी संभल गई है, पर कोई मेडिकल फैसिलिटी, कोई स्वास्थ्य सेवाएं मिली नहीं। उस पर मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले। और जो हमारे गांव में एक और देख रहा हूं मैं, कैंसर की बीमारी बहुत चल रही है, इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो मैं सोचूंगा अपनी पंचायत में अगर हमें लोग प्यार देते हैं, हमें जिताते हैं सरपंच पद के लिए, तो मैं कैंसर के लिए सबसे पहले लड़ाई लड़ूंगा। कैंसर जो किसी व्यक्ति को ना हो, अगर हुआ भी मैं उसके लिए दिन रात मेहनत करूंगा और उसको जल्दी से जल्दी मेडिकल फैसिलिटी दिलवाऊंगा ताकि वो वहाँ स्टेज तक ना पहुँचे, अपने परिवार में खुशहाल रहे। जी। तो मैडम अगली सवाल मेरा आपसे है, इसके अलावा और क्या क्या एजेंडे हैं आपके जो आपको लगता है कि गांव में ये विकास बड़ा ज़रूरी है, होना चाहिए? सर एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आवास योजना जी, क्योंकि सरपंच आए, गलियां बनवाई, नालियां बनवाई, ये तो हर कोई सरपंच बनवा देता है, लेकिन जो सबसे ज़रूरी क्या है, आवास योजना। जो गरीब परिवार हैं, जब भी बारिश का मौसम आता है तो कुछ लोग ऐसे हैं जो उसका मज़ा लेते हैं बारिश का, लेकिन कुछ गरीब लोग ऐसे हैं जिनके घर में चूल्हा भी नहीं जल पाता। तो मेरा सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम यही रहेगा कि अगर हो सके तो मुझे आवास योजना यहाँ पे करवानी है जी। तो मतलब कि उनको छत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो सबसे पहले ये यानी कि आवास योजना की फैसिलिटी पहुंचाना आपका पर्पज़ है। इसके अलावा और क्या सोच रखते हैं गांव के प्रति, गांव के हक में? जैसे क्या सोच है आपकी कि किन किन एजेंडों पे कार्य होना चाहिए, जो समस्याएं हैं और जो आपकी नज़र में आई हैं, जो लगता है कि ये गांव हमारा इस फैसिलिटी से वंचित है, ऐसी क्या खास बात? सर यहाँ पे एक तो जो गांव के है मेन चौक हो या फिर गांव के बाहर के साइड
सीसीटीवी कैमरे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो लड़कियों की सेफ्टी के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। कोई आए यहाँ पे कोई करके मतलब कि कुछ भी यहाँ पे कोई वो करके चला जाए तो कोई भी उस mishappening जी नहीं तो उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा। कम से कम हम उठा के सीसीटीवी कैमरे में देख तो सकते हैं कि ये किसने हरकत की है। हमारी बहू बेटियां जो दिन में लेट आती हैं, रात में अंधेरा भी हो जाता है, तो वो ताकि अपने आराम से आ जा सके। सीसीटीवी कैमरा है, अगर होगा तो वो सेफ्टी से आ जा सकेंगी। लाइटिंग होनी चाहिए हर एक चौक पे, उनको किसी चीज़ का खतरा ना हो कि हाँ हम वहाँ से जाएंगे, वहाँ पे बहुत अंधेरा है। इस चीज़ का डर उनके मन से निकालना है। जी। और पीने के पानी की अगर बात करें, गांव में पीने के पानी की फैसिलिटी क्या है, गंदे पानी की निकासी क्या है? सर गंदे पानी की निकासी की भी बहुत ज़्यादा समस्या है यहाँ पे। बारिश आ जाती है, कहीं अभी पीछे ही बारिश आई थी तो कई घर ऐसे थे जिनके घरों में पानी चला गया और वहाँ पे यहाँ पे गलियों में भी पानी जमा हुआ है, निकलने में बहुत टाइम लगा है। तो उस पानी की निकासी के लिए मुझे कड़े कदम उठाने हैं। और ये पीने के पानी की रही बात, कई घर ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे है फैसिलिटी, लेकिन कई घर ऐसे हैं जहाँ पे अब तक भी पानी नहीं पहुँच रहा है। मेरा घर है बीच में है, यहाँ पे अभी भी पानी पहुँचने की समस्या है। 5 साल हो गया मुझे आए हुए, लेकिन अभी भी यहाँ पे पीने के पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जो बेटी जन्म लेगी उसके लिए हम 20,000 रुपये की एफडी कराएंगे, जिससे उस परिवार के ऊपर बेटी की जो शादी का खर्चा है उसका चिंता नहीं रहेगी उनको, और उनकी पढ़ाई के ऊपर वो अच्छी तरह से ध्यान दे सकेंगे। सर वो कहाँ से होगी एफडी वो, क्योंकि गांव की इनकम तो आपकी नील है बिल्कुल। हाँ जी, एफडी मैं कोशिश करूँगा सीएम फंड से, विधायक फंड से कुछ फंड लाने की। 5 लाख 10 लाख जितना मुझे मिलेगा उसके अंदर से हर साल बेटियों के नाम 20,000 रुपये करूँगा, जो बेटी नया जन्म लेगी गाँव के अंदर। और अंत में अभी 15 अगस्त भी आ रहा है, और 15 अगस्त की और रक्षाबंधन की देशवासियों को क्या मैसेज है? 15 अगस्त और रक्षाबंधन की मैं अपने देशवासियों को और गांव वाले ਨੂੰ बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। सब ਨੂੰ बहुत बहुत बधाई है। गांव में एक सॉरी माफ़ी चाहूँगा, आपकी बात शायद कट गई है थोड़ी। गांव में एक मनरेगा स्कीम भी चल रही है, हर एक गांव में चल रही है। यहाँ पे कितना लागू हो चुकी है आपके गांव में आज तक, कितना उस पे लोग करते हैं? जैसे मैं देख रहा हूँ समाज सेवक की तौर से गांव में कितनी एक्टिविटी हो रही है ये हमें पता रहता है, हर बंदे को इस बात का नहीं पता रहता। तो मनरेगा के अंदर बहुत ही ज़्यादा कपड़ा ले लो उसनों, या उसके अंदर जो 100 दिन की रोज़गार की गारंटी है वो नहीं मिल पा रहा है। और जो एक मजदूर व्यक्ति नरेगा के अंदर 10 दिन की दिहाड़ी लगाता है, 3-3 4-4 महीने पैसे को लिए चक्कर काटता है सरपंच के पास। कोई कुछ बताता है उसको, कोई कुछ बताता है। 100 दिन का रोज़गार है, 10 दिन का रोज़गार देते हैं। मैं इसके ऊपर पूरा फोकस करूँगा कि ये जो गरीब परिवार है, मजदूर परिवार है, उनको इसका पूरा लाभ मिले, इसकी हम पूरी कोशिश करेंगे। और मैडम अंत में सभी गाँव वासियों से क्या अपील करेंगे आप? सर मैं सभी गाँव वासियों से अपील करना चाहूँगी कि एक बार मुझे मौका दें सरपंच बनने का, ताकि मैं इस गांव का सुधार कर सकूं। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि यहाँ पे हर तरह से विकास हो। जी। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ जिला मोहाली के गांव हिमायतपुर से सरपंच पद की भावी उम्मीदवार मैडम दीक्षा जी और उनके हस्बैंड श्री गुरविंदर जी। तो आज की रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। मैं यानी जोनी सिरसवाल, फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।